ये जयसमन के आसपास, सॉरी राजसमन के आसपास फॉरेस्ट का मतलब वन पूरा जंगल इलाका था और एक पामड़ा गया वहां व्यापारी और उसने वहां होटल खोली। एक दो दूसरी होटलें भी थी और इन होटल उस आदमी ने खोली। खोलने के बाद होटल बराबर चल नहीं रही थी। होटल पे कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे बराबर बाजार से, लेकिन वहां इसके पास में एक टंकी बनाई थी पानी की। तो उस पानी पीने के लिए जंगल से शेर आ रहा था, पैंथर आ रहा था और वो पैंथर उस टंकी पे पानी पीने आता था चुपके, दिन में, शाम को, सुबह। तो जो व्यापारी जो था उसने तरकीब सोची और उस पानी के अंदर अफीम डाल दिया, क्योंकि वो शेर कभी कभी आता था पानी पी के चला जाता था अपने जंगल के अंदर। तो उसने देखा कि शेर को कैसे कब्जे में किया जाए, कैसे गुलाम बनाया जाए, और उसने उस पानी के अंदर अफीम डाल दिया और वो शेर उस पानी का आदी बन गया, वो नशेड़िया हो गया। और जो जंगल का राजा कहलाता था वो इतना गुलाम बन गया, उतना गुलाम बन गया कि इस होटल के पास ही बैठा रहता, पानी पी के उस टंकी के पास ही। उसकी ताकत, उसकी आइडेंटिटी को वो भूल गया और वो जंगल का राजा जो कहलाता था वो गुलाम बन गया। और पूरे बाजार में और आसपास मार्केट में ये बात फैलाई कि उस होटल पे खाना खाना जाते हैं तो शेर दिखने मिलता है। और इस बात के आधार पे उस मालिक की, उस व्यापारी की दुकान, उसकी होटल इतनी शानदार चल गई, क्योंकि वहां पर कोई खाने गया और 30-40 बच्चों ने अपने घर पे जाके अपने माँ बाप से भी जिद की कि हमको भी शेर देखने जाना है। मतलब वास्तविक पैंथर था। ये कहानी ओरिजिनल कहानी है। और उस दुकान, उस होटल वाले की, उस व्यापारी, उस पामड़े की होटल इतनी शानदार चलने लग गई। वो होटल इसलिए चली क्योंकि जंगल के राजा को मानसिक रूप से नशेड़ी बना दिया, शारीरिक रूप से नशेड़ी बना दिया। और वो पैंथर, वो शेर मानो, जो अपनी ताकत को भूल के वो गुलाम बन गया और उसकी होटल चलने लगी। वही कंडीशन हमारे समाज की हो गई आज। वही कंडीशन हमारे समाज की हो गई है। जो समाज दूसरों को शरण देता था, दूसरों को दान देता था, दूसरों पे दया करता था, जो समाज एक बलशाली था, विवेकशील था, जिसको आज अंधभक्त बना दिया है। और उसी का परिणाम कालकी बाई को मारा जा रहा है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से उसको अफीम देके उस शेर को उसकी ताकत खत्म कर दी गई, इसी तरह गोविंदा के भाइयों को, आसपास के भाइयों को धर्म का अफीम देके उनको गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। धर्म की बात सुनते ही कई जनों को खलबली भी मच जाएगी। उस धर्म पे थूकते हैं जो धर्म महिला और पुरुष में भेदभाव करता है। उस धर्म पे थूकते हैं हम जो धर्म छुआछूत करवाता है। उस धर्म में जो लिखा हुआ है, अगर शूद्र या आदिवासी कोई मंच, कोई संस्कृत के जो श्लोक है अगर वो सुन लेता है तो उसके कान के अंदर शीशा डाल देना चाहिए। तो जिस धर्म में ये लिखा है उस धर्म पे हम थूकते हैं। जिस धर्म में वर्ण व्यवस्था है उस व्यक्ति को वर्ण व्यवस्था में बांध दिया गया है। और आदिवासी, दलित, हालांकि आदिवासी तो इस वर्ण व्यवस्था में नहीं आते हैं, लेकिन इससे वाले जबरदस्ती घुसे तो वो जाने क्या स्थिति बना रखी है। मैं जो बोलना चाह रहा था, बातें बहुत सारी सोच रखी थी, लेकिन यहां का जो मैंने सुना, आज हमारे वक्ताओं की जो बात सुनी, कैसे लड़नी है लड़ाई हमको। आज एकत्रित हो गए, हम सब ने भाषण दे दिया, आपने सुन दिया, आपने तालियां बजा दी, नारे लगा लिए और घर पे चले जाएंगे। कैसे न्याय लेंगे हम?
हम भूल जाएंगे, हम तो कहेंगे 2 रुपये किलो गेहूं मड़े फिर उसे अभी छोटी छोटी थैलियां मिल रही है, फिर क्या चाहिए? उस थैली के अंदर जाके देखेंगे मिर्ची आई कि नहीं आई, हल्दी है कि नहीं है, तेल आया कि नहीं आया, देखते कि नहीं देखते? अभी सरकार दे रही है, सरकार हमको दे रही है, सरकार के राज्य सरकार की स्कीम है कि फूड पैकेट वितरण किए जाएंगे। हमारा ध्यान तो वहां जाएगा और लाइन में खड़े रहेंगे 2-2 घंटे तक, और घर पे हमारी खेती पशु खा जाएंगे, वहां घास उग गई है वहां कीड़े खा जाएंगे, वो फसल नहीं देखेंगे हम, लेकिन 2-2 घंटे उस लाइन में खड़े रहेंगे और घर वहां से आते वक्त उस थैली में चेक करेंगे कि मार हूं मर लो, मारते धनिया पाउडर नहीं आप जू। मैं भी सरकार का समर्थक हूं, सरकार को समर्थन दे रखा है, लेकिन सरकार की ऐसी स्कीम जो इस देश की गरीब जनता को आत्मनिर्भर नहीं बनाती है, उसको गुलाम बनाती है, उसको परजीवी बनाती है, ऐसी योजनाओं का मैं विरोधी हूं। जो सरकार की योजना इस देश की आम जनता को आत्मनिर्भर नहीं बनाकर परजीवी बनाती है, उसको मानसिक गुलाम बनाती है, उसको और गरीब बनाती है, ऐसी योजना का मैं विरोधी हूं। क्योंकि ये आने वाले समय में इतना घातक हो जाएगा कि हमें करना क्या है, लड़ना क्या है, और लड़ना किससे है और किस तरीके से लड़ना है वो भूल जाएंगे। और इस बात पे किस्सा सुनाना चाहूंगा। आपके नजदीक में ही है माउंट आबू और अंबाजी, जो गब्बर वाला जो किला है, और किला क्या वो गब्बर वाला वो पहाड़ है, उसके आसपास आपने बंदर देखे होंगे। माउंट आबू में भी 1-2 बार गया हूं, गब्बर की तरफ भी गया हूं। तो आप जब हम गए थे और इसके बाद जो यात्री जाते हैं तो सारे के सारे बंदर उस रोड पे रहते हैं। एक ऐसा जानवर, इतना फुर्तीला जानवर कि इस पेड़ से कूद के उस पेड़ पे जा सकता है। जंगल में मनचाही चीज जो फल फ्रूट मिला है कोई भी उसको खा के जिंदा रह सकता है, शानदार जीवन यापन कर सकता है। इतना ताकतवर जानवर, इतना फुर्तीला जानवर उस सड़क पे बैठा रहता है, और जो भी यात्री आते हैं, गाड़ी आती है, दौड़ के जाता है, और दौड़ के जाने के बाद तुरंत ये करता है, कोई थैली देता है, थैली पे पड़ जाता है। और इसके बाद होता क्या है, उस अगर मादा है बंदर तो उसके बच्चे पैदा हुए, और उस बच्चों ने पैदा होने के बाद उस पेड़ पे लगा हुआ फल नहीं देखा, उस बच्चे ने उस गाड़ी में आती हुई थैली देखी, और उस थैली में नारियल, केले, बिस्किट, सड़ा हुआ रोटी, वही देखा उस बच्चे ने। उस मादा जो बंदरिया थी, जो जन्म हुआ, जन्म होने के बाद बच्चे पैदा हुए, उस बच्चों ने जंगल में जो शानदार फल फ्रूट था, उसके जो खाने लायक जो चीजें थी वो नहीं देखी। पैदा होते ही उस रोड पे पैदा हुआ, वो गाड़ियां देखी, गाड़ी के अंदर आते लोग देखे, फ्री में देने वाली थैली देखी। और इसके बाद हुआ क्या, कोरोना काल आया, और कोरोना काल आने के बाद वहां गाड़ियां बंद हो गई, पुलिस वाले लट लेके खड़े रहे, लॉकडाउन करके। इस बात को गौर से सुनना, तब ये गाड़ियां नहीं गई, यात्री नहीं गए, और यात्री नहीं गए तो फ्री की थैलियां नहीं गई, फ्री का केला नहीं गया, बिस्किट नहीं गया, नारियल नहीं गया। और उस दौरान उस सड़क पे ये बंदर रो रहे थे। क्या कर रहे थे? रो रहे थे। और कई बच्चे उस दौरान, कोविड काल के दौरान कई बच्चे मर गए। पास में जंगल था, जंगल में पेड़ थे, उस पेड़ों पे फल फ्रूट थे, बहुत सारी चीजें खाने लायक थी, लेकिन वो तो उसकी ताकत भूल गया था, उसकी पहचान भूल गया था। और लास्ट में कोरोना काल में उस रोड पे कई बंदर के बच्चे मर गए थे। और वही कंडीशन इस देश की आम जनता की, आदिवासी समाज की हो रही है। हम हमारी ताकत भूल रहे हैं, फ्री की योजनाओं पे ध्यान जा रहा है, हम हमारे खेत भूल रहे हैं, हम फ्री की योजनाओं पे ज्यादा ध्यान जा रहा है, और आने वाले समय में कंडीशन हमारी उसकी तरह हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे, इतना तो विवेक होगा कि मैं कहना क्या जा रहा हूं। एक ताकतवर जानवर, मैंने 2 उदाहरण बताए, शेर का उदाहरण बताया, एक माउंट आबू अंबाजी, और ये दोनों ओरिजिनल घटना है।
दोनों ओरिजिनल घटना है। अब यही कंडीशन हमारे समाज की हो रही है, तो फिर शेर का क्या होगा? वो अफीम खा के पड़ा रहा था, वह अपनी राजा तो क्या गुलाम बन गया था। यही कंडीशन हमारे कांग्रेस बीजेपी के अंदर घुसे हुए लोगों की हुई है। तो वो कैसे कालकी बाई के लिए आवाज उठाएगा? जमीन हड़प रहा है वहां, कैसे आवाज उठाएगा वो? और हम सब मिलके पुलिस वालों को बहुत गालियां देते कि नहीं देते हैं? बेचारे पुलिस वाले क्या करें? मैंने क्या बोला? बेचारे। इनके लिए भी एक शानदार बात बता दूंगा। ये राज तिलक गांव है, यहां पर राज तिलक हुआ था, तो राजा रजवाड़ों का राज चल रहा था। ये माने राज तिलक मतलब जिसको राजा घोषित किया गया। और उस राजा रजवाड़ों के काल में, मुगल काल में क्या होता था? हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, जब हम पैदा हुए, समझदार हुए, और समझदार होने के बाद हमने बुजुर्गों से सुना कि पहले देश गुलाम था, अब देश आजाद हो गया। तो हमने पूछा गुलाम देश था तब क्या होता था? तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि उस समय काला कानून हुआ करता था। क्या बोला? काला कानून हुआ करता था। तो हमने पूछा कि वो काला कानून क्या था? तो वो काला कानून ये था कि राजा जो बोले वो सेनापति मान लेता था, कुछ भी बोला वो मान लेता था, मतलब वो काला कानून था, इसलिए कहते थे काली जबान। तो उस समय क्या होता था? राजा बोलता था सेनापति को कि ये दिन नहीं रात है, सेनापति बोलता यस सर ये दिन नहीं रात है, और वही सेनापति सारी सेना को कहता कि ये दिन नहीं रात है, और सारी सेना बोलती यस सर ये दिन नहीं रात है। पुलिस वाले भी सुन रहे हैं। वर्तमान में भी यही हो रहा है। वर्तमान में भी राजा रजवाड़ों का राज चला गया, लेकिन वो आदत है, वो सोच और वो आदेश नहीं बदला है। ऊपर से कह देता है अधिकारी कि कालकी बाई के मामले में एक जने को ही गिरफ्तार करना है, और यस सर एक जने को ही गिरफ्तार करेंगे, ये बोला होगा उस अधिकारी ने। और उस अधिकारी ने इन सिपाहियों को कहा होगा कि जाओ एक जने को गिरफ्तार करके लाओ। उस सिपाही को पता है कि कालकी बाई के मारने में सहयोग में 2-3 लोग और थे, लेकिन उस सिपाही की हिम्मत नहीं होती है कि साहब ऐसा नहीं ऐसा है। वो सिपाही क्या बोलता है? यस सर अभी आदेश की पालना होगी। राजा रजवाड़ों का राज चला गया, मुगलों का राज चला गया, लेकिन वो तरीका नहीं गया है। अब हमें पहचानना है कि इस लोकतंत्र के अंदर राजा बन के कौन बैठा है। ये लोकतांत्रिक देश है। हमारे पूर्वजों से हमने सुना कि पहले राजा रजवाड़ों का, मुगलों का राज था, और उस दौरान काला कानून चलता था। तो हमने आजादी प्राप्त कर ली। इस आजाद भारत के अंदर लोकतांत्रिक राज है, जनता का राज है। तो इस लोकतांत्रिक राज के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा बन के कौन बैठा है? उन राजाओं को बनाने में भी आपने ही सहयोग किया। लोकतंत्र की चाबी, इस देश को लोकतांत्रिक देश माना गया है। लोकतंत्र की चाबी है वो वोट है, और वो वोट की ताकत तो हम भूल गए, इस वोट की कीमत भूल गए। और हमने तो जिन्हें खादू इन्हें गाजू, जिसका खाया उसका गाया। वोटिंग के एक दिन पहले पौआ आ गया, बाजू की साड़ियां आ गई, अभी थैलियां आ गई, थैली में हल्दी नमक दलिया आ गया, और कहेंगे हमें तो जिनो खंगा इनो गंगा, जिसका खाएंगे उसका गाएंगे, और फिर हम वोट दे देंगे, और फिर वो बाजा बन जाएगा। अब आज से ठान के जाना है, इस लोकतंत्र के अंदर जो राजा बन के बैठा हुआ है, जो आपका यहाँ का विधायक हो या सांसद हो, उसको एहसास कराना है 2023 के अंदर कि ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। क्या एहसास कराना है? ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है, ये एहसास कराना है। कराओगे कि नहीं कराओगे? कि आज सुन जाओगे, मेरे साथ सेल्फी खींच लोगे, कांति भाई के साथ सेल्फी खींच लोगे, घर पे चले जाओगे, स्टोरी चढ़ा दोगे, और चुनाव के दौरान पुटली मिल जाएगी, हम पी के वोट देंगे, और फिर हम 5 साल के लिए न्याय मांगेंगे। हमें दूसरों
को गालियां देने से पहले, हमने दूसरे समाज या दूसरे नेताओं को गालियां देने से पहले हमें हमारी कमजोरी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, उसको समझना पड़ेगा। और उस बात पे मैं आता हूं, मैं सुन सुन के थक गया, राजपूत ऐसे किए, राजपूत ऐसे किए, ये है क्या भला? हम इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास में राणा प्रताप को महाराणा कहलाया। हम इतिहास में यह सुनते हैं कि भारत देश के अंदर एकमात्र राजपूत रजवाड़ा ऐसा था जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और उसका नाम आता है महाराणा प्रताप, और इसीलिए उनको राणा प्रताप से महाराणा कहा गया। तो राणा प्रताप से महाराणा बनाने का काम किसने किया? भीलों ने किया। उस इतिहास पे जाना चाहूंगा। महाराणा प्रताप के भाई थे जगमाल और शक्ति सिंह। महाराणा प्रताप का भाई, कोई भी आदमी महान होता है, कोई भी आदमी लड़ाई जीतता है तो परिवार और गांव वाले तो और उसके समाज वाले तो साथ में होने चाहिए ना। महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह और जगमाल, और वो दोनों कहां थे? महाराणा प्रताप की लड़ाई में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उस दौरान जगमाल और शक्ति सिंह दोनों कहां थे? मुगल की ओर। जिस आदमी को हमने शरण दी, ताकत दी, और ताकत देने के बाद राणा प्रताप से महाराणा कहलवाया, वो भीलों की सेना साथ में थी, राणा पूजा की सेना साथ में थी। और आज मैं तो मानता हूं जो राजपूत इस भीलों के लोगों पे अगर अत्याचार करता है तो वह महाराणा प्रताप का खून या उनके पर उस कुटुंब का खून नहीं हो सकता है, क्योंकि उस दौरान राणा प्रताप को महाराणा कहलवाया। और राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह और जगमाल दोनों अकबर के साथ थे, और उनके मान सिंह जो आमेर का राजा था उसके साथ महाराणा प्रताप से लड़ने कौन आया था? अकबर आया था, मान सिंह आया था। और उन मान सिंह की सेना से लड़ा कौन था? यहां के भील लड़े थे। इसके अलावा कई साथी, कई समाज के लोग भी थे, और जिस व्यक्ति के साथ उसका परिवार नहीं था उस व्यक्ति को महान बनाया जिन भीलों ने, और इन भीलों पे आज अत्याचार होता है। मीडिया कितनी शानदार है, गोदी मीडिया। वास्तविक घटना अभी मुझे पता चला कि वो बुजुर्ग महिला चप्पल पहन के जा रही थी, और उस प्रताप नाम के तुच्छ व्यक्ति ने कहा, तुम महारानी बन गई है क्या, मेरे से आज चप्पल पहन के जा रही है? क्या बोला? तुम महारानी बन गई है क्या, चप्पल पहन के जा रही है? और उस बात पे इस महिला को बुरी तरह से मारा गया। उस बात को लेके यहां पर बुरी तरह से मारा गया। तो हमें क्या करना चाहिए? ये लड़ाई अभी गोफन लेके नहीं लड़ी जाएगी। गोफन हमारी कल्चर से जुड़ा हुआ, तीर कमान भी नहीं चलाने हैं। ये लड़ाई शिक्षा से लड़ी जाएगी। आज से ठान लो, सबको शिक्षित होना है, सही गलत को समझना है, और गोगुंदा से हर दूसरे घर तीसरे घर वकील तैयार करना है। हम यहाँ के एक सीआई है, सुनना है मैंने, 9 अगस्त की परमिशन दी। उस परमिशन में क्या लिखा? आदिवासी समुदाय मर्यादा में कार्यक्रम करें। बहुत आदेश देखे मैंने, बहुत परमिशन देखा मैंने, लेकिन किसी परमिशन में आज तक ये बात नहीं थी। क्या लिखा है? कि ये लोग आदिवासी समुदाय मर्यादा में कार्यक्रम करें। इस मर्यादा की परिभाषा क्या है? क्या अमर्यादित लोग हैं ये? उस सीआई ने परमिशन दी है, शायद उस लेटर को ही लिखा है या किसी ने, कि आदिवासी समुदाय मर्यादा में कार्यक्रम करें। जो अमर्यादित समाज हो, अमर्यादित लोग हो, उसके लिए लिखा जाता है। और किसी आदेश में हम समझते हैं नियम कायदों के अनुरूप कार्यक्रम करें, समझ में आता है, लेकिन मर्यादा में काम कार्यक्रम करें। और मैं आगे साथी को कहता हूं, व्यवस्थित ड्राफ्टिंग बनाओ और उस आधार पर एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज करवाओ उनके भी, क्योंकि जिस समाज को आपने मर्यादा में काम करे ये लिख के दिया है, तो क्या वो समाज अमर्यादित है? जिसकी वजह से आप मुझ तान रहे हो, उन पे आज तुम अत्याचार कर रहे हो।
और मैं दोबारा कहता हूं कि जो ये हरकतें कर रहे हैं वो राणा महाराणा प्रताप के वंशज नहीं हो सकते हैं। एक दूसरा घटनाक्रम हुआ हमारे तरपाल गांव में। इसके बाद ये जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल हमारे एससी के साथी आए हुए हैं यहाँ। देश के अंदर अभी यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून बन रहा है और वह समान नागरिक संहिता कानून को राज्यसभा में सबसे पहले किसने पास किया, मतलब किसने रखा? किरोड़ीलाल जी मीणा ने, उनसे रखवाया गया। इस देश के आदिवासियों को, दलितों को, एससी को इनके ही द्वारा मारवा। और हवाला क्या दे रहे हैं? एससी के भाइयों को क्या बता रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा की जो डिबेट हो रही थी और संविधान सभा की डिबेट के दौरान भीमराव अंबेडकर जी ने समान नागरिक संहिता का हवाला दिया था। लोग एससी वाले लोगों को, भीमराव अंबेडकर जी खुद चाहते थे कि यूसीसी आए, समान नागरिक संहिता कानून बने। और फिर मैंने भी संविधान सभा की डिबेट पढ़ी और उस दौरान जब ये उस दिन 23/11/1948 को इस पर डिबेट हुई थी, इसको रखा गया था संविधान सभा जब संविधान का निर्माण हो रहा था और इस पे दूसरे लोगों ने ये रखा रहा। और अंबेडकर जी ने कहा था कि जिस दिन इस देश में समानता हो जाएगी, जिस दिन इस देश में छुआछूत खत्म हो जाएगा, भेदभाव खत्म हो जाएगा, उच्च नीच खत्म हो जाएगा, उस दौरान जहां के उस समय के जो लोग होंगे, जो जनप्रतिनिधि होंगे, उस समय की जो विधायिका होगी, वो विधायिका समान नागरिक संहिता लाए। ये बोला था उन्होंने। और उन्होंने कहा था कि देश के अंदर अगर इससे पहले जब तक ये भेदभाव, जब तक ये छुआछूत रहेगा, तब तक इस तरह का कोई कानून नहीं बनेगा। क्या आज भेदभाव, छुआछूत खत्म हो गया? और नहीं हुआ इस तरह का कानून लाने की क्या जरूरत है? और इसी दौरान इसको हाईलाइट किया गया। सारा बानू कांड 2016 के अंदर एक जजमेंट आया, सारा बानू ने अपील की थी, माइनॉरिटी को भी इसमें घसीट लिया और यहां पर किरोड़ीलाल जी के द्वारा इसको लाया गया। आदिवासी समाज इस इलाके में चलता है कि ईसाई है, वो है। आदिवासी समाज न तो ईसाई है, न हिंदू है, न बौद्ध है, न सिख है। आदिवासी समाज धर्म पूर्वी व्यवस्था वाला समाज है। ये मान लो आप दिमाग में। कई जगहों को लग रहा होगा इमरती क्या विधायक, क्योंकि हम इतने कट्टर बने हुए, जोरदार कट्टर बने हुए। धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन जो धर्म आदिवासी को, एससी को, दलित या पिछड़ा या छुआछूत करता है, उस धर्म के खिलाफ है हम लोग। आज हमारे आदिवासी समाज के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, देश के अंदर कैसे कैसे कानून बनाए जा रहे हैं। अभी कार्तिक बिल को लेकर चल रहा है, अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि पता है कि ये समाज चुनाव आएंगे, कुछ छोटा मोटा दे देंगे, देने के बाद ये हमारे साथ आ जाएगा। लेकिन इस बार उनको एहसास कराना है कि ये समाज अब बेवकूफ में, बहकाव में आने वाला नहीं है। ये समाज अब तुमको अक्ल सिखाएगा। वो लोकतंत्र की चाबी है जो मत है, और इस चाबी को इस बार ऐसा लगाओ कि उनके ताले जंग खा जाएंगे, उनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। इस बार ताले उनके जंग खा जाने चाहिए। और कई लोग कहते हैं, आपको हमको कितना बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं नरेगा कानून ले आए। अभी राजस्थान सरकार एक कानून लाई, बहुत शरीर सम्मान विधेयक, और उस कानून में यह है कि कोई भी गरीब आदमी अगर उसके परिवार के किसी लोग की हत्या हो गई है तो उसको लेके न्याय नहीं मांग सकता है। ऐसा कानून बना रहे हैं ये लोग और हमको ठेली दे रहे, इधर ठेली दे दे के खुश हो रहे। और हमारा पढ़ा लिखा वर्ग भी कितना शानदार है, किताब पढ़ के अधिकारी कर्मचारी बन गया और बनने के बाद बूट शूट लगा के शानदार रहता है और कहता है हमारे लोगों को जो धोती या जो कल्चर कार्यक्रम करते हैं, तुम क्या गवाह जैसे कर रहे हो। उनको कहना चाहूंगा, आप जो बूट शूट लगा के आज खड़े हो, अगर ये संस्कृत नहीं होती तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो आप अधिकारी कर्मचारी नहीं बनते। और किसी भी आदमी के अंदर ये गुमार हो, जो रिजर्व कैटेगरी के आदमी, रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति के अंदर कोई खुमार हो कि मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरे अंदर काबिलियत है, ऐसा अगर किसी के अंदर खुमार हो तो एक भी फॉर्म कंपटीशन एग्जाम के वक्त जो भरा है उसमें अपने समाज का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, ऐसा बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि ये व्यक्ति है शानदार, उसके अंदर काबिलियत है। खुद की काबिलियत की बात करते हैं, लेकिन फॉर्म भरना सबसे पहले आदिवासी का सर्टिफिकेट, एससी का सर्टिफिकेट पहले लगाते,
छात्रवृत्ति चाहिए तब पहले लगाते हैं, और जिस सर्टिफिकेट के लगा के अधिकारी कर्मचारी बनते हैं और वहां बनने के बाद उसी संस्कृति को, उसी परंपरा को वो नीचा समझने लगते हैं और बाजार से पंडित जी को लाके पूजा पाठ कराने लगते हैं। आज हमको एसटी का जो सर्टिफिकेट मिल रहा है, क्या मोरवा है आगे कपाड़िया में लिखे लो तो आदिवासी है, किसी के लिखा हुआ है क्या? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते क्या तब उगोड़ो करीम जोड़े है ना वहां है क्या मोरवा है कपाड़िया की लगे हुए।